जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सीआईएसएफ रूल 2001 के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बात की थी दोस्तों कि सीआईएसएफ रूल 2001 क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीआईएसएफ एक्ट 1968 एंड सीआईएसएफ रूल 2001, क्या इससे पहले रूल्स बने थे या नहीं बने थे। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअल जो हमारे रूल हैं, रूल नंबर 1 और 2 को जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सीआईएसएफ एक्ट 1968 के हर एक सेक्शन को 1 बाय 1 जो हमने कवर किया है। अभी हम कवर करने जा रहे हैं सीआईएसएफ रूल 2001। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है, तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीआईएसएफ के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीआईएसएफ एसीएलडीसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सीआईएसएफ एएसआईएलडीसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई और डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जो है पूरी की पूरी सीरीज जो है देख सकते हो जो हमने बनाई है सीआईएसएफ एक्ट के ऊपर भी और सीआईएसएफ रूल के ऊपर भी। दोस्तों पूरे इंटरनेट पे आप कहीं पे भी चले जाइए, इतना वेल डिफाइंड वे में जो आपको कहीं पे भी सीआईएसएफ एक्ट और रूल नहीं समझाए गए हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग जो है इतनी मेहनत करते हो, ऑलरेडी आपने देश को इतनी जो है सेवाएं दी हैं, तो एक छोटी सी सीरीज से अगर आपकी हेल्प होती है एग्जाम क्रैक करने में, तो डेफिनेटली मैं इसको पूरी की पूरी सीरीज बनाऊंगा और आपकी मदद करूंगा, आपका टाइम बचाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो सीआईएसएफ एक्ट के अंदर जो है टोटल आपके 22 सेक्शन थे, तो हमने एक एक करके जो है आपकी बहुत सारी वीडियोस बनाई, जिसमें टोटल हमने 22-23 वीडियो बनाई थी। ठीक है, हर सेक्शन के लिए एक वीडियो। अब सीआईएसएफ रूल में ना कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, यानी कि विद इन 1 मिनट में मैं आपको पूरा रूल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इतना छोटा वीडियो, हर 1 मिनट का वीडियो बनाने से बेहतर ये है कि हम रूल्स को कंबाइन करके बनाएं, ताकि हर वीडियो जो हमारी एवरेज 8 से 10 मिनट की बने, ताकि आप कोई वीडियो देखना शुरू करें तो उसमें एटलीस्ट आपका टाइम सेव हो, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1 और 2 के बारे में दोस्तों। उसके बाद आने वाली वीडियोस में जो है इसी तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे। सीआईएसएफ रूल में जो है टोटल आपके 92 रूल्स है दोस्तों, जिसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, एक रूल ऐसा है जो आपका पनिशमेंट के रिगार्डिंग है, उसमें कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, बाकी जो है छोटे छोटे हैं उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीआईएसएफ एएसआईएलडीसी एग्ज़ाम 2023 या 2024, तो इनके जो है डेडिकेटेड पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल हैं। या प्रिपेयर कर रहे हो सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए या 2027 के लिए, इनके कोर्स भी जो हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको, स्टडी फंडा ऐप के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। अभी डाउनलोड कीजिए ऐप और जाके कोर्सेज जो है चेकआउट कर सकते हो। इन कोर्सेज में पूरे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसमें एसीएलडीसी में आपको प्रोफेशनल स्किल्स मिलेगा, पेपर 2 की लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू भी मिल जाएगी, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। शुरुआत करेंगे हम रूल नंबर 1 और 2 से दोस्तों। सबसे पहला आता है आपका चैप्टर 1। आपको चैप्टर भी याद रखने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए टोटल कितने चैप्टर्स हैं सीआईएसएफ रूल्स के अंदर। ठीक है, इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी दोस्तों हमने उसमें भी जो है डिस्कस किया था ये। तो हर वीडियो में जो है एक एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा करूंगा, ताकि आप उसका बेहतर तरीके से उसको रिप्लाई कर सको उसका, और जो वीडियोस आप देख रहे हो उसको सिंसियरली आप देख पाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि आपका प्रिलिमिनरी का मतलब होता है बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती है आपकी सीआईएसएफ रूल्स के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन जो है आपका सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है आपका, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सीआईएसएफ रूल के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी जो है बेसिक जो डिटेल है उसके बारे में। सेक्शन 1 का सब क्लोज 1, ये रूल बोल लो सेक्शन बोल लो एक ही बात है। ठीक है, रूल नंबर 1 का सब क्लोज 1 क्या बोलता है, दिस रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रूल 2001। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो रूल है 2008 में जो है सीआईएसएफ रूल के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, और फाइनली इन रूल्स के ऊपर जो है हम अभी चल रहे हैं। इससे पहले भी जो है सीआईएसएफ के रूल्स बन चुके थे, लेकिन काफ़ी सारे साल हो गए थे उन रूल्स को बने हुए, तो हमें फोर्स की डिमांड को समझते हुए अमेंडमेंट करना पड़ा, और जो है 2001 का फाइनली जो है रूल अभी चल रहा है आपका। ठीक है, देन आपका आता है रूल 1 सब क्लोज 2, दे शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, जब भी कोई भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी लॉ के अंदर बदलाव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडमेंट की एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस पर्टिकुलर डेट से जिससे वो लागू होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या बोलते हैं कि सीआईएसएफ का जो ये रूल्स है ये उसी दिन से लागू होंगे जिस दिन से ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हुए हैं दोस्तों। तो ये आपका रूल 1 ऑफ सीआईएसएफ रूल 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आगे आएंगी, मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, तो उसको आप नोट डाउन भी जो है कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में। कौन सी डेफिनेशंस, एक एक करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 2 डेफिनेशन, इन दिस रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, यानी कि अगर स्पेसिफिकली कुछ बोल दिया है कि अलग से कोई बात है, नहीं तो
इन किसके अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसका डायरेक्ट मतलब निकलेगा। पहला है एक्ट, एक्ट मीन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक्ट का वर्ड जहाँ पे भी रूल्स के अंदर मेंशन होगा, क्या बोला गया है, रूल्स 2001 के अंदर एक्ट का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब क्या है आपका, CISF एक्ट 1968 की यहाँ पे बात हो रही है, जो हम ऑलरेडी सीरीज कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है कौन से नंबर का एक्ट है, ये नंबर एक्ट है 50 ऑफ 1968। ठीक है, अब पूरे देश में बहुत सारे एक्ट जो है पास होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो CISF एक्ट 1968 में कौन से नंबर पे पास हुआ था, वो हुआ था 50वें नंबर पे। ये क्वेश्चन आपका ASI LDC एग्जाम में आ सकता है कि CISF एक्ट 1968 का जो एक्ट है कौन से नंबर पे पास हुआ था। एग्जाम्पल आपको देंगे 45, 50, 55 और 75 ऐसे देंगे, तो याद रखना आपको 50th ऑफ 1968 था आपका। ठीक है, देन आपका आता है अपेंडिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपेंडिक्स का क्या मतलब है, अपेंडिक्स मीन्स एन अपेंडिक्स टू दिस रूल्स। ठीक है, दो वर्ड होंगे आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। एक होता है आपका अपेंडिक्स और दूसरा होता है आपका अपेंडिक्स के पैरेलल में वर्ड है आपका, उसको बोलते हैं हम शेड्यूल। ठीक है, एक हो गया अपेंडिक्स, एक आपका हो गया शेड्यूल। बहुत इजी वे में इसको समझते हैं हम। ठीक है, अब शेड्यूल जो होता है ना, ये परमानेंट चीज़ होती है। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, परमानेंट चीज़ होती है, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, शेड्यूल में आ जाएंगी आपकी, मान के चलिए रैंक आ गया आपका, फॉर एग्जांपल रैंक स्ट्रक्चर आ गया कि भाई कांस्टेबल जो है बिल्कुल बेसिक रैंक होगा, गेस्टेड ऑफिसर्स का रैंक जो है असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू होगा, वो लेवल 10 से शुरू होगा, इस तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी आपको मिलेगी वो शेड्यूल के अंदर आता है, यानी वो चीज़ें जिनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो कोर स्ट्रक्चर का जो पार्ट होते हैं, कोर जो आपके रूल्स हैं उनका जो पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रैंक। ठीक है, फिर आते हैं आपके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होते हैं, अपेंडिक्स रूल का ही पार्ट होते हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपके अलग अलग ना फॉर्मेट्स आते हैं। ठीक है, फॉर्मेट्स आ गए, कैसे फॉर्मेट आ गए, जैसे लीव का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट आ गया। ठीक है, उसके अलावा जो है और किसी का फॉर्मेट आता है इसमें जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर हो गए, इनकी सैंपल फाइल्स हो गई आपकी, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे के सारे अंदर किसके अंदर आते हैं, आपके अपेंडिक्स के अंदर आते हैं। शेड्यूल में क्या आते हैं, जो परमानेंट चीज़ें होती हैं, जैसे रैंक हो गया आपका, ठीक है, पावर्स होगी, ये सब आता है। देन आपके दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, पहला है आपका इसमें क्लोज अरेस्ट, दूसरा है आपका ओपन अरेस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन क्या बनाएंगे यहाँ पे, CISF का ASI LDC जो एग्जाम आएगा आपका, इसमें तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई ओपन अरेस्ट और क्लोज अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल। ठीक है, लेकिन जो आपका AC LDC का एग्जाम, ऊपर का लेवल का एग्जाम है, तो अभी क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने थोड़े दिन पहले, CISF रूल्स 2001 रूल 2 सब क्लोज, ये ब्लैंक डाल दिया, बोला कि इसमें ओपन अरेस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, ओपन अरेस्ट क्या है, ऑप्शन में दिया इन्होंने रूल 2 सब क्लोज E, रूल 2 सब क्लोज D, रूल 2 सब क्लोज A, रूल 2 सब क्लोज F, ऐसे दे दिया दोस्तों आपका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रूल 2 सब क्लोज E। इस लेवल पे जो है AC LDC के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, नंबर भी पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स अगर है तो अपेंडिक्स कौन से नंबर पे है, रूल 2 सब क्लोज B के अंदर आपको अपेंडिक्स देखने को मिलेगा, ऐसा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब सिंपल वर्ड में देखते हैं कि ओपन अरेस्ट और क्लोज अरेस्ट क्या होता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाइए, सिंपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका क्लोज अरेस्ट, ये है आपका ओपन अरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा अगर आप देखोगे ओपन अरेस्ट क्लोज अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, क्लोज अरेस्ट जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्लोज यानी कि बंद दरवाजे के अंदर। ठीक है, तो बंद दरवाजे के अंदर का मतलब क्या होता है, देखिए CISF के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, और वो मिस्टेक जो है माफ़ी के काबिल नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको सज़ा होती है। सज़ा कैसे होगी, अब बिल्कुल नौकरी से तो निकालेंगे नहीं, इतनी बड़ी गलती भी नहीं कि नौकरी से ही निकाल दे, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि माफ़ी कर दे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको क्वार्टर गार्ड हो जाती है। अब जितने भी CISF में ऑलरेडी वर्किंग है सबको पता होगा क्वार्टर गार्ड क्या होती है। ठीक है, क्वार्टर गार्ड हो जाएगी तो आपको क्या करेंगे, एक छोटी सी जेल होती है कैंपस के अंदर ही, जेल भी ये मान लो लॉकअप टाइप से होता है कि अंदर डाल देते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है वो भागे ना कहीं पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, क्लोज अरेस्ट में मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब ऑब्वियसली आप जेल के अंदर बंद हो तो रिस्ट्रिक्ट होगी ना मूवमेंट, आप जेल से बाहर नहीं जा सकते। दूसरा क्या होता है, अंडर गार्ड के सुपरविजन में रहोगे आप। ठीक है, एक क्वार्टर गार्ड में जो एक पर्टिकुलर संतरी होगा आपका, ठीक है,
वो जो है आपकी जेल की निगरानी करेगा। शिफ्ट वाइज ड्यूटी जो भी चलती है वो सब चलती रहेंगी, आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि ये व्यक्ति क्वार्टर गार्ड छोड़ के ना भाग जाए, ठीक है। ये होता है आपका क्या, क्लोज अरेस्ट, ठीक है। एक होता है ओपन अरेस्ट। ओपन अरेस्ट में आपको जेल में नहीं डालते हैं, बट आपकी ना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे कि भाई तुझे सजा दी जा रही है कि तू बैरक छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, लाइन छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, टेंट छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बात एक ही है, मतलब सारा एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको दे दी कि इस लोकेशन के अंदर ही आप रहोगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लोज अरेस्ट एंड ओपन अरेस्ट, ठीक है। वापस आते हैं, क्लोज अरेस्ट देखा हमने, टेक्निकल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स और अ डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स और अ पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और अ टेंट अंडर द चार्ज ऑफ गार्ड। ये सारा मतलब वही है जो मैंने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड जो है बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत बार आगे जो है रिपीट होने वाला है ये वर्ड, तो इसको जो हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, EMOF, ठीक है। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ठीक है। कांस्टेबल से लेके अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। सभी लोग कौन है, ये एनरोल्ड मेंबर है, याद रखना है, ठीक है। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन कौन है, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक के सभी मेंबर CISF के अंदर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। अब जिन लोगों को एग्जैक्टली मतलब पता है तो लगा देंगे असिस्टेंट कमांडेंट, नहीं तो उनको लगेगा कि यार सबसे छोटा रैंक है, बाकी सारे रैंक अच्छे हैं, तो एक काम करता हूँ कांस्टेबल पे लगा देता हूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओपन अरेस्ट, ये भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 सब क्लोज डी के बारे में, जो कि है मैजिस्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स एनी मैजिस्ट्रेट एज रेफर्ड इन द सेक्शन 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि CRPC के जो आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके सेक्शन 3 के अंदर मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट कौन है। अब CRPC जो है 2023 में उनको रिमूव कर दिया गया है, उसके जगह नए आपके लॉज आ गए हैं जिनको हम बोलते हैं BNSS। एक बार इसके बारे में भी छोटा सा आइडिया दे देता हूँ आपको ताकि बेटर तरीके से आप समझ पाओ, ठीक है। 3 लॉ थे आपके पहले, IPC, CRPC और आपका एविडेंस एक्ट। IPC का नाम बदल के किया BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। 2023 के अंदर जो है इनको बदला गया, BNSS और BSA, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये भी 2023 के अंदर बदले गए। और BSA होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये है क्या चीज़, IPC क्या है, CRPC क्या है, एविडेंस एक्ट क्या है। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मैं मुजरिम को IPC की धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाता हूँ, फलाना ठिकाना, ये सब सुना होगा आपने, ठीक है। IPC का सिंपल मतलब होता है कोई भी आप क्राइम करते हो, ठीक है, तो क्राइम के लिए आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल IPC का सेक्शन 302, अब तो खैर ये नंबर बदल चुके हैं, बट 302 फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मर्डर का शायद था 302, ठीक है। अब जैसे जज साहब क्या बोलेंगे कि IPC की धारा 302 के तहत मैं फलाने व्यक्ति को जो है मर्डर के जुर्म में जो है 20 साल की सज़ा सुनाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो सज़ा होगी उसके बारे में, ठीक है। सज़ा दी कैसे जाएगी, कौन सी जेल में रखा जाएगा, ठीक है, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी, वो सारा प्रोसीजर जो है आपका वो इसमें दिया हुआ है, किसमें, CRPC के अंदर, ठीक है। यानी कि सज़ा देने तक का काम IPC का है कि फलाने क्राइम के लिए कौन सी सज़ा मिलेगी, प्रोसीजर क्या फॉलो होगा उस सज़ा को देने के लिए, वो आपका CRPC के अंदर दिया हुआ है। और एविडेंस एक्ट सिंपल होता है, जो भी मर्डर वगैरह होते हैं ना आपके, जब मर्डर हो गया, चोरी डकैती, जो भी है, कोई भी क्राइम है, उस क्राइम के अंदर जो एविडेंस है उसके रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग, ठीक है। अब इनके नाम चेंज कर दिए, IPC का नाम BNS कर दिया, CRPC का नाम BNSS कर दिया, और एविडेंस का एक्ट जो है BSA कर दिया, ठीक है। नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बदला कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर बदले। जैसे अभी 302 है IPC का मर्डर के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल, तो BNS के अंदर उसका सेक्शन नंबर कोई और होगा, बस इतना सा फर्क है, चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है बाकी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप हमें क्यों सिखा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल नॉलेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में माइट भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जो ACLDC का इंटरव्यू है वहाँ पे, और नॉर्मली भी जो है फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, जो छोटे एग्जाम है, जैसे ASILDC का एग्जाम है, पूछ लेंगे IPC का नाम बदल के जो इनमें से क्या कर दिया गया, BNS, BNSS, BSA और ऐसे
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो भी ऐसा कुछ करके दे देंगे ऑप्शन। तो याद रखना भारतीय न्याय संहिता उसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका मजिस्ट्रेट का मतलब हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन फिर है आपका शेड्यूल। शेड्यूल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मूल ढांचा होता है, ठीक है, जहाँ पे मेन चीज़ें जो है रूल्स की लिखी होती है उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। देन आपका आता है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन मीन सेक्शन ऑफ द एक्ट, ठीक है। जैसे CISF एक्ट 1968 के अंदर अलग अलग सेक्शन देखे थे हमने, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 22 तक थे, तो ये उस सेक्शन की बात हो रही है। देन आपका आता है एक्सप्रेशन असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, रीजन टू बिलीव, wrongfully restrain, voluntarily cause hurt, हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन द रिस्पेक्टिव IPC। इसका मतलब क्या है, ये जो भी वर्ड है, जैसे असोल्ट कहीं पे आया है इसमें, ठीक है, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स होता है आपराधिक बल, ठीक है। रीजन टू बिलीव होता है विश्वास करने का कारण। रॉन्गफुली रिस्ट्रेन होता है गलत तरीके से किसी को रोकना। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसने कोई क्राइम नहीं किया, बट उसको जानबूझ के आप तंग करने के लिए उसको एयरपोर्ट पे आप बिठा लो कि बैठ भाई, ठीक है, तूने ये वो किया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं, तो उसको बोलेंगे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, किसी को गलत तरीके से रोक के रखना, ठीक है। उसके होता है वॉलंटरी कोज हर्ट, यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना है। मतलब मैं किसी व्यक्ति को, जो मेरा मन कर रहा है एयरपोर्ट पे जा रहा है, उसको घुसा मार दूं पीछे से, तो वो हो गया वॉलंटरीली कोज हर्ट। देन आपका आता है इसके, अब ये जितने भी वर्ड है ना, इसका मतलब वही होगा जो IPC के अंदर असोल्ट का मतलब दिया हुआ है, सिंपल है, ठीक है। देन आपका आता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस रूल आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द एक्ट। अब कुछ वर्ड ऐसे होंगे, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो रूल्स के अंदर नहीं दिए हुए, ठीक है, कहाँ दिए हुए हैं, बट एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ बहुत अच्छे से। आपका TCS एक वर्ड है, ठीक है, अगर आपको याद है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 14A ऑफ CISF एक्ट 1968, इसके अंदर दिया हुआ है। अब TCS का मतलब जो होगा ना, रूल के अंदर जब भी आप TCS की बात करोगे तो उसका ओरिजिनल मतलब जो है आपको CISF एक्ट के अंदर मिलेगा कि TCS होता क्या है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस रूल आर नॉट डिफाइंड, कि उसमें TCS को नहीं रूल के अंदर डिफाइन किया, सीधा वर्ड ले लिया TCS, ठीक है, लेकिन उनको एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया, उसका वही मतलब है जो एक्ट के अंदर दिया हुआ है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल 1 में हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ी डेफिनेशंस के बारे में, जहाँ से डायरेक्टली आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 3 और आगे के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है। अगर आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो खुद की, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ को फॉलो करें और हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हम और बेहतर तरीके से इन वीडियोस को रिप्रेजेंट करें आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। और CISF ASI LDC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ACLDC के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी फंडा इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री जो पूरे के पूरे दोनों एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर कराता है। अभी तक जो है मोर देन 40 असिस्टेंट कमांडेंट जो है थ्रू ACLDC एग्ज़ाम जो है हम नेशन को दे चुके हैं दोस्तों, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5 ये सब बच्चे हमारे जो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो वो ट्रस्ट आप हमें कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।